Right. So ये video I think is the last video for neoplasia and it is on the clinical aspect of neoplasia. ठीक है, अब clinical aspect of neoplasia में we will discuss the clinical presentation जो होगी neoplastic patients की, as well as we will discuss the lab diagnosis. ये दोनों sort of important topics हैं क्योंकि इनके MCQs में सवाल भी आते हैं and these are relatively simpler topics as well. ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें वी विल हैव टू डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ट्यूमर ऑन होस्ट कि जो न्यूप्लास्टिक लीजन है उसका क्या क्या इफेक्ट आ सकता है ऑन होस्ट. ठीक है, सबसे पहला जो इफेक्ट आ सकता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर. ठीक है, अब बिल्फर्स कोई भी ट्यूमर है जैसे पिट्यूटरी का ट्यूमर है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, ठीक है, एग्जाम्पल में पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो वो कंप्रेस कर सकता है सराउंडिंग वेसल को या फिर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर सकता है. ठीक है, वेसल्स को सराउंडिंग या फिर स्ट्रक्चर्स को सराउंडिंग को कंप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सिम्टम्स आएंगे. जैसे अगर वेसल्स कंप्रेस हो गई तो फिर मे बी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो जाए, मे बी अगर नर्व कंप्रेस हो गई, ऑप्टिक याज्मा कंप्रेस हो गया तो फिर बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया हो जाए, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से उसके कंप्रेशन सिम्टम्स या मास इफेक्ट्स आ सकते हैं. सेकंड जो इफेक्ट होगा दैट विल बी ऑन दी एंडोजेनस हार्मोन प्रोडक्शन. अगर कोई एंडोक्राइन ऑर्गन में ट्यूमर आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो बढ़ जाएगा. अगर वो एंडोक्राइन फंक्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से फिर उसकी हाइपर सिक्रीशन होगी जो हार्मोन की. जैसे विल्फर्स अगर इंसुलिनोमा है तो दैट विल लीड इन द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विच विल रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, एंड बहुत सारे हैं पिट्यूटरी एडिनोमा एंडोक्राइन में पड़े भी हुए हैं काफ़ी सारे इनके. ठीक है, इसके अलावा देर इज़ कैंसर कैकेक्सिया. कैकेक्सिया बेसिकली मीन्स कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बॉडी फैट एंड मसल. ठीक है, अलोंगसाइड वीकनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. सही है, अब ये क्यों होता है? दिस इज़ मेनली ड्यू टू एक तो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से. सही है, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिलीजिंग ऑफ साइटोकाइंस एंड कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से. ठीक है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर. वो क्या करता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी कम करवाता है और एपेटाइट को भी कम करवाते हैं अलॉन्ग साइड पीएमआर को बढ़ाने के. सही है, तो दीज आर लाइक बेसिक स्टफ, इतना कोई ज़्यादा डेप्थ नहीं है अभी. नेक्स्ट थिंग विच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट वन इज़ वॉट यू कॉल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर इज द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. यूजुअली दे आर द अर्लीस्ट साइंस ऑफ अ कैंसर एज वेल. ठीक है, अब पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है क्या, डेफिनेशन क्या है? दे आर द सिम्टम्स occurring due to neoplasm which cannot be explained by local or distal spread. मतलब कि ना ही इन्वेजन से आप उसको एक्सप्लेन कर सको, ना ही आप उसको मेटास्टेसिस से एक्सप्लेन कर सको. उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंडोजेनस हार्मोन. ठीक है, तो हार्मोन प्रोडक्शन से भी आप उसको एक्सप्लेन ना कर सको. तो बिल्फर्स अगर लंग का कैंसर है उसमें कोई हार्मोन बन रहा है, वो एंडोजिनस हार्मोन नहीं कहलाएगा, वो एक्टोपिक हार्मोन सिक्रीशन कहलाएगा, तो वो पैरानियोप्लास्टिक में आएगा. लेकिन बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास अगर इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं तो वो तो उसका अपना ही हार्मोन है ना,
तो वो पैरानियोप्लास्टिक में नहीं आएगा, वो हमने ऊपर किया था, वो अब हार्मोन प्रोडक्शन में आएगा। तो ये वाले हार्मोन है जो वो सेल खुद नहीं बनाता, ठीक है। अगर बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास ड्यू टू अ कैंसर पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दें, दैट विल बी अ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। लेकिन इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू करें, दैट्स नॉट अ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, क्योंकि वो तो खुद करते हैं। सही है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है? क्योंकि पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन रिलीज होता है फ्रॉम दी कैंसर सेल्स, ठीक है। उसके अलावा टीजीएफ और विटामिन डी के भी एनालॉग्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, इसकी वजह से मेनली हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है। उसके अलावा देयर इज कशिंग्स सिंड्रोम, इसमें हमारे पास मेनली ACTH रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है, या फिर ACTH जैसा ही कोई पेप्टाइड होगा। उसके अलावा वी हैव अदर एंडोक्राइनोपैथीज लाइक सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सेक्रेशन, इसमें ADH रिलीज़ हो रहा होगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन रिलीज़ हो रहा होगा। पॉलीसाइथीमिया, जिसमें एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ हो रहा होगा। उसके अलावा दूसरे भी होते हैं जैसे एगेंथोसिस नाइग्रिकन्स, इसमें स्किन फोल्ड्स की ब्लैकनिंग हो रही होती है। ये यूजुअली स्टमक कैंसर में ज़्यादा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में ये होता है मेनली, ठीक है। उसके अलावा देयर इज क्लबिंग एज वेल। क्लबिंग अगर मेडिसिन वार्ड वगैरह में जाना हुआ है तो फिर क्लबिंग एवरीबॉडी नोस, सही है। तो उसके अलावा भी ट्रोसिया फिनोमेना भी होता है, जिसमें माइग्रेटरी पॉलीफिल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रही होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थी हमारी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। फिर हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं जो यूजुअली क्लिनिकली यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको पहले अब डिस्कस करते हैं, फिर वी विल गो टू लैब डायग्नोसिस। नंबर वन वर्ड इज स्टेजिंग ऑफ द कैंसर एंड नंबर टू वर्ड इज ग्रेडिंग ऑफ द कैंसर, ठीक है। ग्रेडिंग क्या होता है कि कैंसर कितना वेल डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। तो इट्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इट्स लो ग्रेड हो सकता है, मतलब कि पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, ना सॉरी, आई थिंक वेल डिफ्रेंशिएटेड लो ग्रेड होगा, एंड देन हाई ग्रेड इज पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। तो लो ग्रेड इज वेल डिफ एंड हाई ग्रेड इज पुअरली डिफ, क्योंकि जितना एनाप्लास्टिक होगा तो उतना ही सिवियर होगा, तो हाई ग्रेड वो होगा। और लोग फिर अगर ये मैं गलत उल्टा बोल रहा हूँ तो आई जस्ट पुट ए करेक्शन मार्क। फिर आती है स्टेजिंग। स्टेजिंग बेसिकली है कि कितना फैला हुआ है कैंसर, तो अगर वो उधर ही है तो फिर उसकी साइज़ कितनी है, ठीक है। दूसरा उसकी एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड कितनी है। अब वो स्प्रेड लिम्फ नोड्स की स्प्रेड भी हो सकती है और रेगुलर मेटास्टेसिस भी हो सकती है, सही है। तो इसको हम बोलते हैं TNM क्लासिफिकेशन या TNM स्टेजिंग। T stands for tumor की size, N stands for nodal involvement and M stands for METs, ठीक है। ट्यूमर की साइज रेंजेस फ्रॉम 0 से लेकर थिंक 3 या 4 तक होती है, ठीक है। 0 to 4, 0 जो है दैट इज कार्सिनोमा इन साइटू, एंड 4 मतलब कि फिर 1 to 4 इज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन दी साइज, ठीक है। नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं, ये बस मालूम हो कि 0 इज कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है। फिर आता है नोडल। नोडल में 0 मीन्स के नो नोडल इन्वॉल्वमेंट, एंड देन N1 to N3 जो होगा तो उसमें नोडल इन्वॉल्वमेंट बढ़ती रहेगी, एंड देन M0 नो मेट्स, एंड देन M1 और M2 होता है इसमें सिर्फ। M1 एंड M2 बेसिकली मीन्स कितना ज़्यादा फैला है, अगर कम फैला है या फिर डिस्टेंट मेट्स नहीं है तो M1, अगर बहुत ज़्यादा मेट्स हैं पूरा फैल चुका है तो M2, सही है। तो ये TNM क्लासिफिकेशन या TNM स्टेजिंग होती है ऑफ द कैंसर, ठीक है। फिर हम फाइनल टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में
हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। वी विल गो फॉर दी क्या कहते हैं वाइडर ऑफ द फनल, बेसिकली जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वगैरह, उससे जाते हैं हम लोग फिर स्पेसिफिक होते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे मेथड्स होते हैं, दोज आर दी मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। दीज आर योर मेथड्स जिनको हम इमेजिंग टेक्निक्स कहते हैं, जैसे एक्सरेज, सीटी, ठीक है। पहले तो ये इसमें क्या है, इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये। फिर हमारे पास इसमें आ जाती हैं बायोप्सीज, ठीक है, एफएनएसी, पेप्समियर। पेप्समियर बेसिकली का इसका ये होता है कि सिंस वी नो के कैंसर सेल्स शेड करते हैं अपने सेल्स को, हमने इन्वेजन में पढ़ा था, वो उनके कडेरन वगैरह लॉस हो रहे होते हैं तो उस वजह से बालों की तरह झड़ रहे होते हैं। तो पेप्समियर इज़ बेसिकली कि आप वो जो झड़ रहे हैं ना सेल्स, उनको आप बेसिकली कलेक्ट कर रहे होते हो विथ साइटोलॉजिक स्मीयर वगैरह, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इसमें आप कोई सेल मार्कर वगैरह होता है उसको देख रहे होते हो, ठीक है। एंड फ्लो साइटोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री इज़ अ बिट मोर एडवांस्ड, लाइक इट्स अ बिट मोर स्पेसिफिक एज वेल, लेकिन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और फ्लो साइटोमेट्री थोड़े से ज़्यादा स्पेसिफिक साइट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मॉर्फोलॉजिक मेथड्स। फिर हमारे पास आते हैं ट्यूमर मार्कर। अब ट्यूमर मार्कर बेसिकली क्या है कि दे आर आइदर हार्मोन्स या बायोकेमिकल एसेस जो कैंसर से यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं, एंटीजेंस हो गए कोई या कोई हार्मोन हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनका एमसीक्यू आता है अक्सर, ठीक है। तो पीएसए, दैट इज द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। इसकी लेवल बढ़ी हुई होती है मेनली इन कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, as the name suggests, also in benign prostatic hyperplasia, ठीक है। देयर इज CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है। इसकी लेवल बढ़ी हुई होती है इन दी कैंसर्स ऑफ कोलोन, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ स्टमक एंड कैंसर ऑफ पेंक्रियास, सही है। एंड देन देयर इज फाइनली अल्फा फीटोप्रोटीन जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बढ़ा हुआ होगा, योगसैक का ट्यूमर होगा उसमें बढ़ा हुआ होगा, उसके कोई रेमिनेंट गोनैड्स में हो, वो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में बढ़ा हुआ होगा, एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा में बढ़ा हुआ होगा, सही है। तो ये हैं हमारे ट्यूमर मार्कर्स। ये 3 मेन है क्योंकि एमसीक्यूज में काफ़ी आ रहे होते हैं। उसके अलावा भी ट्यूमर मार्कर्स काफ़ी होते हैं, दूसरे हार्मोन्स वगैरह हो गए या ये दूसरी चीज़ें हो गई। फिर थर्ड है हमारा मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस बेसिकली जेनेटिक डायग्नोसिस, वो बेसिकली हम लोग या तो डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी स्पेशलाइज करने के लिए, उसकी प्रोग्नोसिस बिहेवियर बताने के लिए, या फिर अगर किसी को हेरिडिटी प्रीडिस्पोजिशन है कैंसर, जैसे BRCA1 BRCA2 जीन था फेमिलियल कैंसर वाला, ठीक है। ये सारी इसमें हमारे पास 2 मेथड्स आ जाते हैं, PCR एंड फिश। फिश इज़ बेसिकली फ्लो इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन। मेथड क्या है इसका ये लाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिश बेसिकली है, ठीक है। ये बेसिकली जेनेटिक कोडिंग वगैरह, कोई जीन इन्वॉल्व है, जीन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, ये सारी। उसका तीसरी भी आ जाती है कैरियोटाइपिंग। उसूलन वो मॉलिकुलर डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स वगैरह की वजह से जो भी कैंसर हो रहे होते हैं या जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, उस वाले क्रोमोसोमल लेवल की जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो भी हो रहा होता है, जैसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम माइलॉइड CML है 922 ट्रांसलोकेशन, उसमें यूजुअली यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आके मॉलिकुलर डायग्नोसिस वगैरह, एंड ये लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इस बेसिस पर होती है, सही है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर।